ने बच्चों पढ़ा था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिससे हमने देखा था कि जो कार्बन है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों बना पाता है, ड्यू टू इट्स टू प्रॉपर्टीज नेम्ड कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन का मतलब कार्बन खुद अपने दूसरे कार्बन के एटम के साथ जुड़ के एक बहुत लंबी चेन बना सकता है, जिसकी वजह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। और दूसरा, कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से भी कार्बन क्या कर सकता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। क्लियर। अब आज हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे। सैचुरेटेड कार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें जो सभी कार्बन हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हों, उनको हम सैचुरेटेड कार्बन बोलते थे। और अगर कार्बन और कार्बन किसी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हों तो इनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोल देते थे। क्लियर। अब देखो, हमने पहले से ही हमने मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ के रखा था। और दूसरा कंपाउंड होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, वो बनता है इथेन। एक होता है मीथेन और दूसरा होता है इथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। In order to arrive at the structure of simple carbon compounds, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond and then use the hydrogen atoms to satisfy the remaining valencies of carbon। इसका मतलब अगर हमें इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं, जैसे C2H6 से इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या बोला है करने को, जैसे C2H6 है मतलब कार्बन कितने हैं, 2, तो आप क्या करो, 2 कार्बन लिखो, ठीक है। और 2 कार्बन को आपस में पहले सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। फिर उसके बाद अब हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जिसमें कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे शेयर में डाल दिया, दूसरा इसके साथ है ना। तो अब कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला है, तो इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो हमें किसी के साथ शेयर करवाने पड़ेंगे। तो इसमें बोला है कि सबसे पहले आप क्या करो, जितने कार्बन हैं उन कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, और जो कार्बन के बाकी इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको आप क्या कर दो, हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, ताकि उसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो सके, ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्बन कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं इजीली। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो स्टेप है ना, यही बताया गया है इसमें, कि सबसे पहले आपको बोला था कि जो कार्बन है जैसे C2H6 है, तो उसमें सबसे पहले 2 कार्बन को सिंगल जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड के साथ। उसके बाद इसके वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, जितनी वैलेंसी हमने पूरी करनी होगी इसकी। क्लियर। फिर उसके बाद आप बोला है कि क्या आप C3H8 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब कार्बन कितने हैं, 3, तो 1 कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, और इनको क्या कर दो, सबसे पहले आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। अब हर एक कार्बन के हमने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, क्योंकि टेट्रावेलेंसी है, तो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 3 क्या जोड़ दो, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो। अब इस कार्बन ने 1 बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड तो पहले से बना दिया है, तो बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ बना दो, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया है इसके साथ, तो बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ बना दो, हाइड्रोजन के साथ। समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन का जो कार्बन कंपाउंड का हम सिंपल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब आपने देखा, यू विल सी दैट द वैलेंसीज ऑफ ऑल द आइटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम। हमने देखा यहाँ पे भी जितने भी आइटम हमने बनाया ना अभी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसमें क्या था कि सभी की जो वैलेंसी थी वो सिंगल एटम के साथ जो थी वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई की गई थी। क्लियर। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिसमें जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है और उसकी हर एक जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई की गई हो, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर। दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। अभी रिएक्टिव होते नहीं है, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, और हमने पहले से ही क्या कर लिया है, अलग अलग 4 बॉन्ड इसके बना दिए हैं इस तरीके से। तो जब बॉन्ड पहले से ही बना दिए गए हैं तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं जहाँ पे जो किसी और एटम को ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये उतना रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्लियर। अब अनदर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज़ फॉर्मूला C2H4 कॉल्ड इथीन। अब कार्बन और कार्बन के बीच में मतलब 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन है। अब इनके बीच में जो कंपाउंड बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम इथीन। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इस मॉलिक्यूल को कैसे डिपिक्ट किया जा सकता है, इसको यहाँ पे कैसे हम बता सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला अपनाएंगे जो हमने पहले किया था, कि हम क्या करेंगे, 2 कार्बन लेंगे, ठीक है, और उनको पहले किस के साथ जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। अब हमने देखा था कि हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4 हैं, तो 2 इस तरफ लगा लो, इक्वल डिवाइड कर देना है, 2 इस तरफ लगा दो,
क्लियर। तो अभी भी हमें दिख रहा है यहाँ पे कि कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3। इस कार्बन के भी बने हैं 1 2 और 3 इधर। इसका मतलब कार्बन का अभी भी एक बॉन्ड पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब जब तक इसका फोर्थ बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक ये क्या होगा, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसके लिए अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको क्या करना पड़ता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ही एक दूसरा बॉन्ड बनाना पड़ता है। अब कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और 4, और इस कार्बन के भी कितने हो गए, 1 1 2 3 और 4। अब हमारे पास ये कंपाउंड बनके तैयार हो चुका है। तो ये हमारे पास बनेगा इस तरीके से, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और ऊपर हाइड्रोजन साइड में। क्लियर हुआ। तो इस कंपाउंड का नाम बनता है इथेन, और इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले कार्बन, 2 कार्बन लिखो। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 2 3 4, मतलब वैलेंस शेल में। और इस कार्बन के पास भी कितने होंगे, 1 2 3 4। अब हमें दिख रहा है कि इसको क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। अगर मैं बोलूँ ना इसका जो इलेक्ट्रॉन है इथेन का, अब इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले आएंगे और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ले आएंगे। क्लियर। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ले आए, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ले आए, तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएंगे। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ना ये वाला, अब इसमें हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, हाइड्रोजन तो आएंगे नहीं। अब मैं इसको कैसा करता हूँ ना, 1 मिनट, इसको बनाता हूँ मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे, ताकि स्ट्रक्चर सेम लगे। ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से शेयरिंग कर लेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। यहाँ पे भी सिचुएशन सेम बन जाएगी। और यहाँ पे जो कार्बन था इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, है ना। और किस तरीके से होगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा इस तरीके से यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही कि इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ना तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब अभी भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन बचता था ना उसको भी कहाँ ले आते हैं, यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे ले आएंगे और इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर करवा देंगे। तो अब कितने हो गए इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए यहाँ पे। और वैसे इसके साथ भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, 4 इधर 2 इधर 6 और 2 इधर 8, वैसे 4 इधर 2 इधर 2 इधर और 8 हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसको ऐसे बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है इसका, बिल्कुल बन सकता है, जिसमें कार्बन 2 ही हो और हर एक कार्बन के पास क्या हो, देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो होते ही इसके पास, 1 2 3 4। क्लियर। अगर इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक हाइड्रोजन है तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं कि सबसे पहले अगर हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो इस कंपाउंड को हम पहले बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं इसको, इथाइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन के अंदर क्या लगा दो, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया। अब हमें कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे करने हैं, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड है बने हुए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे बना है 1 और यहाँ पे बना है 2, और इसका भी यहाँ पे बना है 1, यहाँ पे बना है 2, इस कार्बन का भी तो 2, इस कार्बन के भी 2। तो अब हमें इसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम तरीका अपनाते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा। समझ में। अब कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे हो गए 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड इधर हो गए 4। इस कार्बन के भी 3 यहाँ पे हो गए और एक हो गए 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना वो कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड और एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम इथाइन। क्या बोलते हैं हम, इथाइन, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आता है। समझ में आया। ठीक है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के वो कंपाउंड्स जिनके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर हुआ। और ये जो कंपाउंड होते हैं ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं।
सैचुरेटेड कंपाउंड से। ऐसा क्यों? आप खुद सोचो, कार्बन के पास यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है जुड़ा हुआ एक्स्ट्रा, और बाकी तीन जो बॉन्ड हैं वो कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बनाए हैं। अब देखो, हमें पता है कि अब ये आप चीज़ें ना हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये जो बनते हैं ना इनको बोलते हैं पाई बॉन्ड, है ना। और जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि डीलोकलाइज हो सकते हैं, क्यों इनके ऊपर अटैक जल्दी किया जा सकता है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ठीक है। तो इनके ऊपर अटैक जल्दी होने की वजह से कोई अगर एटम आता है, हाईली रिएक्टिव एटम आता है और इनके ऊपर अटैक करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं, समझ में आया। तो इनको तोड़ा इजीली जा सकता है, इन दो ये जो बॉन्ड बने हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड में से कोई दो बॉन्ड है, समझ में आया, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। In the earlier section, we mentioned the carbon compounds methane, ethane and propane. अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? मीथेन के बारे में, इथेन के बारे में और प्रोपेन के बारे में पढ़ा, जिसमें कि क्या थे, 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स थे। Such chains of carbon atoms can contain many more carbon atom. और इस तरीके की जो चेन्स होती थी, जैसे 1, 2, 3, है ना। अभी तो हमने 3 ही कार्बन के एटम के बारे में पढ़ा कि जिस 3 कार्बन की चेन थी, लेकिन इसमें हो सकता है कि इसमें 100 कार्बन की भी ऐसी चेन लंबी बन जाए, ठीक है। लेकिन फिलहाल 10th क्लास में ना आप सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन चेन के बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ 6 कार्बन चेन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं हम मीथेन, और उसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला। और इथेन जिसमें 2 कार्बन होते हैं और उसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला। और उसके बाद आता है हमारे पास प्रोपेन, यानी जिसमें 3 कार्बन होते हैं और उसका स्ट्रक्चर ये वाला होता है। फिर आता है ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, उसका स्ट्रक्चर ये वाला होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना इसको बाद में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। एक पूरा मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इनका नाम लिख सकते हैं बहुत ईजी वे में। फिर पेंटेन में 5 कार्बन, स्ट्रक्चर इस तरीके से। हेक्सेन में 6 कार्बन, और इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है, बट लेट अस टेक लुक एट ब्यूटेन। अगर हम ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो यह है ब्यूटेन का सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब जो इसका एक पूरा कार्बन चेन बनी हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4 कार्बन बिल्कुल सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो 4 कार्बन का स्केलेटन बन गया, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ना 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे। वो पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो ये वाला है सिंपल, इसमें 4 कार्बन पूरा सीरीज में जुड़ सकते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 कार्बन तो एक चेन में रहें और 4th कार्बन जो है वो बीच वाले कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितने कार्बन की चेन बन रही है? 3 कार्बन की चेन, ठीक है। और इसका मतलब 1 कार्बन यहाँ से एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन है 4 ही कार्बन, लेकिन उनके जुड़ने का तरीका ना चेंज हो गया। क्लियर? और फॉर्मूला भी सेम रहेगा। अगर आप इनकी वैलेंसी पूरी करोगे ना तो इसका फॉर्मूला बनेगा C4H10, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर देखोगे इस फॉर्मूला में भी, इसको मैं ना ऐसे भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे रोटेट करवाऊँ ना नीचे की तरफ तो ये आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर नीचे, समझ में आया? तो चीज़ें सेम है, उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँ कि इनकी वैलेंसी जब पूरी करूँगा ना मैं, तो स्ट्रक्चर इनका अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि एक में 4 कार्बन की चेन बनी थी लॉन्ग चेन, और एक में 3 कार्बन की चेन बनी थी, क्योंकि इसमें जो 1 कार्बन था वो ब्रांच में आ गया था, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना वो अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं उनको? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मतलब जिनका फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब उसके साथ साथ जैसे कि स्ट्रेट और ब्रांच चेन होती है ना, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो कि रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे साइक्लोहेक्सेन। अब रिंग क्या होता है? जिसका एक्चुअली देखा जाए तो कोई एंड होता ही नहीं है, ठीक है। जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट है वो वहीं पे बार बार रिपीट होती रहे, मतलब अपना पाथ पूरा वो रिपीट करती रहे, तो सर्कल बन जाता है और उसको हम रिंग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कार्बन हमारे पास जुड़े हुए हैं जैसे कि रिंग की फॉर्म में, कि एक कार्बन जब स्टार्ट होता है तो इस तरीके से जुड़ते हैं कि जो लास्ट कार्बन है वो वापस पहले वाले कार्बन से जुड़ जाता है। तो इस तरीके से रिंग की फॉर्मेशन होती है। अगर इसके वैलेंसी को पूरी करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब जगह में हाइड्रोजन लगाऊं तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे? 12।
तो इसको बोलते हैं हम C6H12। क्लियर हुआ? तो C6H12 हुआ, यानी इसको बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लिक कंपाउंड, एक साइकिल बन रहा है ना, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं इसको। और जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास, उनके जगह पे जो कार्बन लगे होते हैं ना, जैसे जो कार्बन लगे होते हैं, हो सकता है कि उनमें डबल बॉन्ड भी हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है, और अगर मैं इसकी वैलेंसी पूरी करूँ तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर जुड़ने को देखने को मिल जाएगा। और ये जो है ना मोस्ट फेमस कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? C6H6 बन जाता है साइक्लिक ही कंपाउंड, लेकिन बीच में डबल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड बन गया। ये जो था ये साइक्लिक मतलब सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कार्बन। यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ गया तो ये मतलब अनसैचुरेटेड हो गया, और इसका नाम होता है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको एज हम सॉल्वेंट के तौर पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जितने हमने पढ़े उसमें सिर्फ क्या थे? कार्बन और हाइड्रोजन थे, उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। अमंग दीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। और इसमें से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, उसको बोलते हैं हम एल्केन्स, उनका नाम है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम एल्कीन्स। मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड उनको एल्केन, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हुए उनको एल्केन, और जिनमें अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं एल्काइंस। तो एक एल्केन आपने याद रखना है, एल्कीन याद रखना है, एल्काइन याद रखना है। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। राइट? अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।